कोई पूछे माँ से आखिर मोहब्बत की कौन सी किताब उसने पढ़ी थी, जब जब मुझे आंधियों ने घेरा वो मेरे आगे चट्टान बनकर खड़ी थी। इस बात को मैं झूठ साबित करूं कि झारखंड लिटरेचर नहीं समझता, आज की युवा पीढ़ी कविताएं नहीं समझ, क्योंकि साहित्य से प्रेम इतना सरल नहीं है। आज बहुत सारे महान कवि हुए हैं भारतवर्ष में जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है, बहुत संघर्ष देखा है अपने जीवन में। आंखों में आंसू तक आ गया है। साड़ी फटी जेब में हाथ डाल कर कहते हैं वो सब कुछ खरीद लो जो मेरी बेटी को अच्छी लगे। तितलियों संग उड़ना था, सवारी चांद की करनी थी, पतंग उड़ाने जाना था, कटी पतंग भी पकड़नी थी। हिंदी के विषय में साहित्य इस संसार का सबसे महान संदर्भ है। पत्थरों की सहनशीलता तो कहीं पर्वतों का विवेक है। जीवन का आधार कहो या सृजन की कुंजी। जोहार। झारखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। झारखंड बनने से पूर्व, झारखंड बनने के बाद कई प्रतिभाएं निकल कर आए हैं। कई साहित्यकार, कई कविकार, कई संगीतकार, कई लोगों को आप देखे होंगे, कहीं को नाम आप सुने होंगे। मधु मंसूरी है, मुकुंद नायक है, जयपाल सिंह मुंडा है। ऐसे कई झारखंड में महापुरुष है, कई साहित्यकार है, कई कवि है। प्रतिभाओं की तो झारखंड में कमी नहीं है। हम अभी आए हुए बलियापुर में, बलियापुर के कमार टोला, ये परगा गांव है। ये हमारे बगल में एक छोटी सी बच्ची है, 12th में पढ़ती है। अपने जीवन में लगभग अभी 100 से ज़्यादा कविताएं अपने हाथों से ये लिख चुकी है। हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है, पहले अपना नाम बताइए। नमस्कार, मैं वर्षा कर्मकार 12th की छात्रा हूँ, BBM +2 में पढ़ती हूँ और मैं कविताएं लिखने का शौक़ रखती हूँ। पिताजी का नाम क्या है? मेरे पापा का नाम श्री उदय कर्मकार है। क्या करते हैं पिताजी? मेरे पापा मामूली किसान हैं। अच्छा, आप कहाँ पढ़ते हैं? BBM +2 बलियापुर। अच्छा, कैसे कैसे कविताएं लिखते हैं? कैसे कविता लिखने का अगर आदत, कैसे शौक कैसे हुआ? जब मैं 10वीं कक्षा में थी तब मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी, प्रकृति को समर्पित। क्या था वो, ये याद है? मेरी चाहत। अच्छा, सुना सकते हैं? बेशक, सुनाइए। नहीं चाहती हूँ पल पल अपनी संस्कृति को खोना, नहीं चाहती उपभोक्ता की संस्कृति को पाना, नहीं चाहती अपने संस्कार शिष्टाचार को खोना, नहीं चाहती अपने बहुमूल्य समय को खोकर रोना। जो इस संसार को आभार से देखे वैसी दृष्टि चाहती हूँ मैं, जो मुझसे प्रेम करे वैसी दृष्टि चाहती हूँ मैं। देखना चाहती हूँ निर्मल गगन को, महसूस करना चाहती हूँ मध्यम सी पवन को। चाहती हूँ मुस्कुराती प्रकृति, चाहती हूँ गुनगुनाती प्रकृति। मन को मोह ले ऐसा वातावरण चाहती हूँ मैं, मुस्कुराए प्रकृति का कण कण चाहती हूँ मैं। ये पहला कविता? हाँ, जो मैंने 10वीं में लिखी थी। और मैंने ये कविता नेचर के लिए इसीलिए लिखी थी क्योंकि मेरी जो इंस्पिरेशन है कविता की वो नेचर है। मैंने प्रकृति से इंस्पायर होकर के कविताएं लिखना शुरू किया है। मतलब 10th पास करने के बाद आपको कविता लिखने का शौक हुआ? जी हाँ। 10th पास करने के बाद? नहीं, 10th पास करने के बाद नहीं, 10th में मैं थी। 10th का वो लास्ट ईयर था, मतलब लगभग एग्जाम्स एक या 2 महीने बाद था 10th का। तब कैसे दिमाग में आया? मतलब एक तरफ 10th का एग्ज़ाम था, 10th का एग्ज़ाम दे रहे थे, उसमें कैसे दिमाग में आया कि हम कविता लिखेंगे, अपने हाथों में कलम रहेगा, कॉपी रहेगा, कागज़ रहेगा और हम कविताओं को लिखना, लाइनें शुरू करेंगे? कैसे दिमाग में आया? ये ईश्वर की कृपा है, क्योंकि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कविताएं लिखूंगी। मुझे कभी ये नहीं पता था कि मेरी अचानक से साहित्य में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा, मैं कविताओं में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाऊंगी, मुझे नहीं पता था। 10th में अचानक से हिंदी ने मुझ पर कृपा किया और मैं कविताएं लिखना शुरू करने लगी। सरस्वती का आशीर्वाद आप पर है? हाँ, अगर है कहीं ना कहीं तभी शायद थोड़ा बहुत छोटा मोटा कुछ मैं लिख पाती हूँ। क्या बनना चाहते हैं बड़ा होकर? अभी फ़िलहाल तो मैं साइंस लेकर के पढ़ाई कर रही हूँ 12th की, पर मेरी इच्छा ये है कि मैं एक कवित्री बनूँ। पर अभी तक मैंने उतना अच्छा लिखना सीखा नहीं है, अभी धीरे धीरे सीख ही रही हूँ, क्योंकि साहित्य से प्रेम इतना सरल नहीं है। आज बहुत सारे महान कवि हुए हैं भारतवर्ष में जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है, बहुत संघर्ष देखा है अपने जीवन में, तब जाकर कहीं वो आगे बढ़ पाए हैं। हिंदी के विषय में इतना प्रेम दर्शाया है उन्होंने, हिंदी को इतना ज़्यादा संशोधित किया है, तब जाके कहीं वो हिंदी में कुछ कर पाए हैं। और मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मेरी उम्र बहुत छोटी है, और मैं जिस सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, इस संसार का सबसे महान संदर्भ है वो। हिंदी के विषय में साहित्य इस संसार का सबसे महान संदर्भ है और मैं उसके लिए बहुत छोटी हूँ। अभी मुझे बहुत विकसित होना होगा, बहुत कुछ जानना है, तब जाकर के मैं कहीं और अच्छा लिख पाऊंगी। अभी 12th का पढ़ाई कर रहे हैं, साइंस लिए हुए हैं, हिंदी तो नहीं है इसमें। हिंदी में रुचि कैसे आ गया? वो फील्ड है जबकि आपको वो फील्ड भी नहीं है, हिंदी में अचानक रुचि कैसे आ गया? वो सिलेबस में अभी मेरे हिंदी नहीं है क्योंकि मैं साइंस लेकर के पढ़ रही हूँ, पर 10th में मेरे सिलेबस में हिंदी था और बचपन से मुझे कहानियों में इंटरेस्ट है। मैं कहानियाँ सुनती हूँ, मुझे कहानियों में
सुनना अच्छा लगता है। मैं स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू कर दिया था मैंने, और जो मेरी जो लिखावट है वो कविता का रूप 10वीं कक्षा के बाद लिया। उस पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ये भी एक कवि थे पहले, फिर प्रधानमंत्री जाके बने। मतलब भारत में, झारखंड में कई कवि बने, कई साहित्यकार हैं, नाम तो काफ़ी ज़्यादा है। आप भी बड़े होकर कवित्री बनना चाहते हैं, बड़ा कवित्री बनेंगे? हाँ। और कुछ कविताएं हमारे दर्शकों को सुनाएंगे? मैं बचपन में पे मैंने कविता लिखी है। मेरे अनुसार यदि किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे सुंदर अगर कोई विषय होता है, सबसे सुंदर यदि कोई संदर्भ होता है तो वो बचपन होता है। तो मैंने बचपन पे कविता लिखी है, मैं आप सबको समर्पित करने जा रही हूँ। कृपया अगर अच्छा लगे तो प्रेम अवश्य दीजिएगा। शीर्षक है बचपन। रसगुल्ले सी मीठी थी जिंदगी, सस्ती लगती थी तब हर एक खुशी। तितलियों संग उड़ना था, सवारी चांद की करनी थी। पतंग उड़ाने जाना था, कटी पतंग भी पकड़नी थी। उछल कूद भरी अटखेलियाँ कभी खूब भागा दौड़ी थी। दोस्ताना अंदाज था, दोस्तों की लिस्ट लंबी चौड़ी थी। परियों की दुनिया का अंदाज निराला था। मासूम ख्वाहिशें थी, मन भोला भाला था। रोचक सी कहानी थी, स्कूल के शिक्षक की जो जुबानी थी। पहचान तो बस डोरेमोन और भीम से था, बाकी पूरी दुनिया अनजानी थी। कलियों से प्यार, फूलों से गहरा नाता था। होमवर्क करना था, फिर खेलने का भी इरादा था। रंगों से दोस्ती बड़ी ही प्यारी थी। न जाने क्यों उस वक्त सारी की सारी ही न्यारी थी। खूबसूरत सी वो फुलवारी थी, उड़ गई जब पंख लगाकर, तब जाना बचपन की हर बात निराली थी। सच बताऊं तो हमको लग रहा है कि इसी तरह हम बैठ के कविता सुनते रहे हैं। आपका जितना भी प्रकृति का एक कवि सुना है, कविता सुना है, बचपन का एक कविता सुना है, लगातार हमको लग रहा है कि सुबह से लेकर शाम तक कविता बैठे रहना चाहते हैं। दर्शकों को सबसे अच्छा, अगर आपके जीवन में 100 कविताएं लिखें, सबसे अगर अच्छा कविता है तो उनमें से कौन है वो सुनना चाहते हैं दर्शक? ये तो मुझे नहीं पता कि मेरी कविताओं में कौन अच्छा है, क्या कौन नहीं, पर मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे पसंद है, जो कविता है वो माटी को लेकर मैंने लिखा है। क्योंकि माटी वो आधार है जीवन का। मिट्टी से हम लोग सब जुड़े हुए हैं, मिट्टी में ही हम लोग पैदा हुए और अंत में सबको मिट्टी हो जाना है। तो इसीलिए पहला मतलब मेरी सबसे फेवरेट कविता है माटी। उसका शीर्षक है माटी माटी कुछ कहती है। माटी की परिभाषा एकल तो नहीं, युगों से अनेक है। पत्थरों की सहनशीलता तो कहीं पर्वतों का विवेक है। जीवन का आधार कहो या सृजन की कुंजी, कृषक की आराधना या कुम्हार की पूंजी। हिमालय की गोद से झरकर गंगा संग संग बहती है। माटी माटी कुछ कहती है, माटी माटी कुछ कहती है। अनंत से संगिनी सृष्टि की, अनंत तक रहेगी। प्रमाण है माटी उद्गम का, अंत तक ये कहेगी। कभी प्रकाश कहीं शीतल सुराही, भूमि कहो या अतीत संग्राही। शिवालय में ईश्वर बन विराजती है। माटी माटी कुछ कहती है, माटी माटी कुछ कहती है। न कोई दानी न कोई सहनशील ऐसी, परम प्रेमी है कहाँ धैर्यवान कोई इसके जैसी। माँ है मातृत्व से ओतप्रोत है, शुभ चेतना है उज्जवल जीवन ज्योत है। मानव कल्याण के लिए सदियों से कष्ट सहती है। माटी माटी कुछ कहती है, माटी माटी कुछ कहती है। जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया है उस माता पिता के लिए कुछ कविताएं लिखी हैं क्या अपने हाथों से? बिल्कुल बिल्कुल। ये कैसे मतलब हो नहीं सकता कि मैं अपनी मम्मी पापा के लिए कुछ ना लिखूं। आप है उस सारे कविताओं को लिख दिए हैं, माटी के लिए लिख दिए हैं, बचपन लिख दिए हैं, प्रकृति के लिए लिख दिए हैं। माँ पिताजी के लिए क्या लिखे हैं? मेरी माँ को समर्पित कुछ पंक्तियाँ। शीर्षक जिसके साथ आप ज़्यादा समय बिताए हैं, माँ के लिए, माँ के साथ ज़्यादा समय पूरे जीवन में दिए हैं, हाँ। उनके लिए क्या लिखे हैं? हर रोज़ उस खुदा से मेरे लिए पूरी कायनात मांग लेती है मेरी माँ। हर रोज़ उस खुदा से मेरे लिए पूरी कायनात मांग लेती है। जाने कैसे कहे बिना मेरे दिल का हाल जान लेती है। सुबह से लेकर शाम तक बस एक ही सवाल दोहराती है, खाना खा लिया ना, खाना खा लिया ना, पूछती जाती है। कोई पूछे माँ से आखिर मोहब्बत की कौन सी किताब उसने पढ़ी थी। कोई पूछे माँ से आखिर मोहब्बत की कौन सी किताब उसने पढ़ी थी। जब जब मुझे आंधियों ने घेरा वो मेरे आगे चट्टान बनकर खड़ी थी। ज़रा सी चोट क्या लगी मुझे वो तो खुदा से भी लड़ गई। ज़रा सी चोट क्या लगी मुझे वो तो खुदा से भी लड़ गई। मेरी ख्वाहिशों के लिए वो ज़िद पर अड़ गई। अब मुश्किलें मेरे दरवाजे पर दस्तक देने की गुस्ताखी नहीं करती। अब मुश्किलें मेरे दरवाजे पर दस्तक देने की गुस्ताखी नहीं करती। मेरी माँ को देखकर ही मुड़ जाया करती है, क्योंकि मेरी माँ किसी से नहीं डरती।
छोटी सी बच्ची है, कविताएं काफ़ी अच्छा सुना रही है आप लोगों को, चेहरे में एक अच्छा मुस्कान भी आ रही है। छोटी सी बच्ची है, माँ के लिए भी कविताएं लिखी है। उनकी माँ बगल में है, माँ कविता सुनते सुनते माँ का आंखों में आंसू भी आ गया है। वो आंसू पोंछ भी रही है। वो माँ जो बगल में कविताएं सुन रही है, उनके माँ के आंखों में आंसू तक आ गया है, साड़ी से आंसू को पोंछ रही है। शायद ये कविता पहली बार माँ को सुना रही है। इससे पहले ये कविता माँ को कभी सुनाया है? नहीं, कभी नहीं। तो छोटी सी बच्ची है, 12th क्लास में पढ़ती है, साइंस लेकर भी पढ़ रही है। एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक है। पिताजी किसान है। आर्थिक स्थिति से भी देख के, घर तो देख के लग रहा आर्थिक स्थिति से काफ़ी कमज़ोर है। पिताजी भी बगल में बैठे हुए। अंतिम कविता हम लोग सुनना चाहते हैं जो काफ़ी सुंदर हो। सुंदर तो सभी कविताएं हम लोग जितने सुने, 3-4 कविता काफ़ी सुंदर है। एक लास्ट अंतिम जो कविता है वो हम लोग हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। अब जब माँ के लिए कुछ कह ही दिया तो मेरे पापा के लिए भी कुछ होना ही चाहिए। पिताजी के लिए भी कुछ है। हाँ। ऐसा फिर से कोई सा कविता गा दीजिएगा जिससे आपके पिताजी भी भावुक हो जाए। मेरे पापा के लिए, मोहब्बत की सारी डिग्रियां जिनके आगे फेल हो जाया करती है, मोहब्बत की सारी डिग्रियां जिनके आगे फेल हो जाया करती है, फरिश्ते भी मिले उनसे तो झुक कर मिलती है। कहाँ इतना इश्क कोई करता है किसी से जितना मेरे पिता की दुआएं मुझसे करती है। मोहब्बत की सारी डिग्रियां जिनके आगे फेल हो जाया करती है, फरिश्ते भी मिले उनसे तो झुक कर मिलती है। कहाँ इतना इश्क कोई करता है किसी से जितना मेरे पिता की दुआएं मुझसे करती है। दौलतमंद उनसे ज़्यादा कोई होगा क्या इस जहां में, दौलतमंद उनसे ज़्यादा कोई है होगा क्या इस जहां में। फटी जेब में हाथ डाल कर कहते हैं वो सब कुछ खरीद लो जो मेरी बेटी को अच्छी लगती है। फटी जेब में हाथ डाल कर कहते हैं वो सब कुछ खरीद लो जो मेरी बेटी को अच्छी लगती है, जो मेरी बेटी को अच्छी लगती है। थैंक यू। अच्छा, ये कविता कभी पापा को सुनाए थे? नहीं। ये भी पहली बार सुनाने जा रहे हैं पापा को? हाँ। पहली बार सुना। ये पापा के लिए था, पापा भी बगल में बैठे हुए। तो ये छोटी सी बच्ची है, 12th में पढ़ती हैं। पापा माँ का तो दुआ आशीर्वाद काफ़ी ज़्यादा है, अच्छे संस्कार भी दिए हैं और कविताएं तो सुने, बहुत अच्छे सुंदर कविताएं भी लिखी है इन्होंने। पापा माँ का आशीर्वाद है, हम लोगों की भी अग्रिम शुभकामनाएं हैं। बहुत इनके साथ हम लोग का भी आशीर्वाद है। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनका भी आशीर्वाद इनका मिलना चाहिए कि आगे में भविष्य में एक बड़ा कवित्री बने। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको कि मम्मी पापा का अच्छे संस्कार आप में हैं और आगे चलकर आप अच्छी कवित्री बने। हम लोग शुभकामनाएं, बधाई देते हैं आपको। बहुत बहुत आभार। बस यही आशीर्वाद दीजिए कि मैं एक बड़ी होकर के एक अच्छी कवित्री बनूं और झारखंड का नाम रोशन करूं। ये बात झूठ साबित करूं कि आज की युवा पीढ़ी लिटरेचर नहीं समझती, कविताएं नहीं समझती। इस बात को मैं झूठ साबित करूं कि झारखंड लिटरेचर नहीं समझता, आज की युवा पीढ़ी कविताएं नहीं समझती। इस बात को हम और आप मिलकर ही झूठ साबित कर सकते हैं। तो यदि आपको मेरी कविताएं अच्छी लगी तो मेरा समर्थन अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद। इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।